हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इंग्लिश ऑनर्स थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कन्फेशन ऑफ जॉन जैक रूसो। तो आइए, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये देखने को मिलेगा कि जो रूसो हैं वो अपने बारे में हमें बताएंगे कि वो कहाँ पैदा हुए थे और कब। तो उनका जन्म हुआ था 1712 में, जनवा में। फिर उसके बाद वो हमें अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके फादर का नाम आइजैक रूसो है और उनकी मदर का नाम सुज़ैना बर्नार्ड है। उसके बाद वो अपने फादर का प्रोफेशन बताते हैं कि उनका एक बिज़नेस है अपना, वॉच मेकर का, और उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है। और जो उनकी मदर है वो प्रेजेंटली तो एक हाउसवाइफ ही हैं, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि वो डॉटर हैं मॉन्स बर्नार्ड की, जो कि एक मिनिस्टर हैं। तो इसी वजह से वो बताते हैं कि जो उनके फादर हैं यानी कि आइजैक, उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी सुज़ैना का हाथ मांगने में। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि जब उनके पेरेंट्स की शादी नहीं हुई थी तब वो लव में थे, बट वो किसी वजह से एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे, मतलब दूर चले गए थे उनके फादर। तो उसी चक्कर में सुज़ैना जो थी वो अकेली रह गई थी, पर फिर भी उनके फादर वापस आए और फिर एंड में सुज़ैना से शादी कर ली। और फिर जो रूसो हैं वो बताते हैं कि जिस टाइम पर उनके पेरेंट्स की शादी हुई थी उसी टाइम पर एक और कपल की शादी हुई थी, जो कि थे गैब्रियल बर्नार्ड। जो उनकी मदर थी यानी कि सुज़ैना, उनके भाई थे। तो जो सुज़ैना के भाई हैं गैब्रियल, इनकी जो रूसो की, जो आइजैक रूसो की बहन है, उनसे शादी हुई थी। अब फिर जो रूसो हैं हमें गैब्रियल के प्रोफेशन के बारे में बताते हैं कि वो इंजीनियर थे और शादी के बाद वो चले गए थे अपनी ड्यूटी पूरी करने, अपना काम करने के लिए एम्पायर में, और हंगरी जो प्रिंस यूजिनी है उनके अंडर। अब ये सारी बात उस टाइम की है जब तक रूसो पैदा नहीं हुए थे। और उस टाइम पर जो आइजैक हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटा था, जो कि इस टाइम पर रूसो से बड़ा है। अब उसके बाद जब आइजैक का फर्स्ट बेबी हुआ था तो उसके बाद वो सिराग्लियो चले गए थे एज अ वॉच मेकर काम करने के लिए। अब उसके बाद जो उनके फादर है, जब वो अपने काम की वजह से यहाँ से चले गए थे, तो जो सुज़ैना है उनको काफ़ी ज़्यादा जो लड़के वहाँ के थे वो छेड़ने लग गए थे। तो इसी वजह से सुज़ैना ने रिक्वेस्ट करी थी अपने हस्बैंड से वापस आने की। अब उसके बाद जो उनके फादर होते हैं वो वापस जेनेवा आ जाते हैं, और फिर उनकी मदर के बारे में बताया जाता है कि जब वो अकेली होती हैं तो वो ड्राइंग, सिंगिंग और काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हैं और वर्स भी लिखती हैं। उसके बाद रूसो अपने कन्फेशन में उस एक वर्स को भी लिखते हैं जिसमें लिखा होता है, दीज एब्सेंट वंस हु जस्टली क्लेम आर हार्ट्स बाय एवरी टेंडर नेम टू whom each wish extends. Our husbands and brothers are the fathers of this blooming pair, our lovers and our friends. अब उसके बाद जो रूसो होते हैं वो बताते हैं कि जब उनका बर्थ होता है तो उसी टाइम पर उनकी मदर की डेथ भी हो जाती है। और उसके बाद जब उनकी मदर की डेथ होती है तो उसी के 40 इयर्स के बाद उनके फादर की भी हो जाती है, जो उनकी सेकंड वाइफ की प्रेजेंस में होती है और रूसो की आर्म्स में। उसके बाद रूसो हमें बताते हैं कि जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो उसके काफ़ी टाइम तक उनके फादर रोते हैं, क्योंकि सेकंड मैरिज होने के बाद भी उन्हें अपनी फ़र्स्ट वाइफ की ही याद आती रहती है। अब क्योंकि रूसो के पैदा होने के बाद उनकी मदर तो होती नहीं है, तो जो उनके फादर की सिस्टर होती है तो वही रूसो का ख्याल रखती हैं। उसके बाद रूसो एक नर्स के बारे में भी बताते हैं जिनका नाम होता है जैकलीन, जो रूसो को इस वर्ल्ड में लाई थी।
अब आगे वो हमें बताते हैं कि वो अपने बचपन से 5-6 साल तक की कोई इतनी मेमोरीज़ उनको याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। बट उनको ये याद है कि वो रात में अपने फादर के साथ जो उनकी मदर की रोमांस वाली पोएम्स होती थी या कलेक्शंस होती थी उन्हें पढ़ते थे, क्योंकि जो उनकी मदर थी उनको काफ़ी ज़्यादा रोमांस से रिलेटेड वर्सेस और पोएम्स वगैरह लिखनी पसंद थी। अब उसके बाद हमारा टाइम फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाता है 1719 में, जहाँ पर रूसो हमें बताते हैं कि वो फ़र्स्ट टाइम अपनी मदर की लाइब्रेरी में विज़िट करते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी वैल्यूएबल बुक्स मिलती हैं। और दूसरी तरफ वो अपने फादर की जो बुक्स होती हैं उनके बारे में बताते हैं कि उन बुक्स को वो डेली पढ़ते हैं। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि इन सब में से उनका जो फेवरेट है वो है प्लूटार्क, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोमांस राइटिंग पढ़ते थे इस वजह से। अब उसके बाद वो बताते हैं कि जो उनका दूसरा भाई था अब वो 7 इयर्स का हो चुका है, और उसको बोला जाता है कि जो उनके फादर का प्रोफेशन है वो कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उनका जो बड़ा भाई है उसे ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है और वो रोज़ अपने जो फादर है उनसे भी पिटता है। अब क्या होता है कि जो उनका बड़ा भाई होता है वो मना कर देता है इन सब चीज़ों से, और फिर वो जर्मनी चला जाता है। इसी वजह से जो रूसो होते हैं वो अपने फादर के साथ यहाँ पर अकेले रह जाते हैं। उसके बाद जीन हमें बताते हैं अपने बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा एक टॉकेटिव बच्चे हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। उसके बाद वो हमें एक उनकी नेबर होती हैं मैडम क्लॉट, उनके बारे में बताते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वुमेन है। तो जीन बोलते हैं कि वो काफ़ी सारा अपना टाइम जो पहले का था वो उनके साथ स्पेंड करते थे, गाते थे, और साथ में उनको जो वो एम्ब्रॉयडर का काम करती थी तो वो भी करते हुए देखते थे। तो इसी वजह से वो हमें बताते हैं कि वो अपनी इस आंट को कभी भी भूल नहीं सकते। अब क्योंकि जीन हमें बताते हैं कि वो अपनी ये जो कन्फेशन है इसके अंदर सारी अपनी मेमोरीज़ को लिख रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है। अब उसके बाद वो हमें एक अपने अंकल के बारे में बताते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जिनका नाम है बर्नार्ड। तो वो हमें बताते हैं कि वो भी अपनी एक बेटी को खो चुके हैं और अब उनके पास भी सिर्फ एक बेटा बचा है जो कि रूसो की एज का है। अब हमें बताया जाता है कि जो रूसो के फादर हैं उनको जेल हो जाती है, और इसी वजह से जो बर्नार्ड है वो अपने बेटे और रूसो को दोनों को बॉसी भेज देते हैं। अब यहाँ का डिस्क्रिप्शन देते हुए जो रूसो हैं वो हमें बताते हैं कि जैसे वो जेनेवा में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, रीडिंग करते थे, तो बोसी में वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने नए फ्रेंड्स भी बनाए हैं। बट जो उनका भाई है उससे वो कभी दूर नहीं गए, कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। और अब यहाँ पर वो दोनों मिल के लैटिन भी पढ़ते हैं, खेलते भी हैं और रूरल लाइफ को डिस्कवर भी करते हैं। अब इसके बाद वो हमें एक अपने अंकल के बारे में बताते हैं जो कि उनका बॉसी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिनका नाम होता है एम लैम्बर्शियर। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल मैन है और काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं रूसो का और उनके भाई का भी। अब जो इनकी सिस्टर होती है जिनका नाम है मिस लैम्बर्शियर, वो रूसो पे और उनके ब्रदर पे बिल्कुल एक माँ की तरह ट्रीट करती है और अपनी अथॉरिटी दिखाती है उन दोनों पर ही। अब जीन हमें बताते हैं कि जब वो यहाँ शिफ्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में वो चैम्बर में सोते हैं, उसके बाद जब ठंड हो जाती है थोड़ी तो वो लैम्बर्शियर के साथ उनके बेड पर सोते हैं, और उसके बाद थोड़े दिन बाद ही 2-3 दिन बाद उनका एक अलग रूम प्रिपेयर करा जाता है उनके सोने के लिए। उसके बाद जीन एक लाइन बोलते हैं, मैं आपको वो लाइन बता देती हूँ। जीन गेज्ड ऑन एवरी हैंडसम वुमेन विद डिलाइट, कि वो हर एक अच्छी वुमेन को ऐसे डिलाइट की तरह देखते हैं, और वो ये चीज़ कहते हैं ये उनकी मैरिज के बाद भी उन पर लागू होती है, मतलब उनकी आदत कभी सुधरती नहीं है। अब जीन खुद को कहते हैं कि वो
बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक चाइल्ड हैं, बट ये बात किसी को पता नहीं है उनके अलावा। फिर जीन जो हैं वो हमारे साथ एक इंसिडेंट शेयर करते हैं, जहाँ पर जो मिस लेम्बर्शियर होती है उनकी जो कॉम्ब है वो सूख रही होती है। उनकी सर्वेंट बेसिकली आती है और फायर के पास उन सारी कॉम्ब्स को रख देती है सूखने के लिए। फिर उसके बाद जब वो उसे कलेक्ट करके वापस जाती है मिस लेम्बर्शियर को देने, तो वो देखती है कि उनमें से उनका एक टीथ जो होता है कॉम्ब का वो टूटा हुआ होता है। तो वो पूछती है दोनों ब्रदर्स से, पर दोनों मना कर देते हैं और एक्चुअली में जीन ने ही तोड़ी होती है। बट उस टाइम पे उनको डर होता है कि उनको पता चला तो वो लोग इनको पनिश करेंगे, इस वजह से वो बताते नहीं हैं। तो इस टाइम पर जीन हम लोगों को बताते हैं कि ये फर्स्ट फेज़ था उनका जब उन्होंने ऑपरेशन और वायलेंस को अपनी लाइफ में फ़ेस किया था। और वो बताते हैं कि उनको और उनके ब्रदर दोनों को पनिश किया गया था इस टाइम पर, इसलिए वो इस इंसिडेंट को कभी भी भूल नहीं सकते। लेकिन आज जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिख रहे हैं तो वो बताते हैं कि अब 50 साल बाद उनको कोई डर नहीं है पनिशमेंट का। अब उसके बाद जीन हमारे साथ एक और इंसिडेंट शेयर करते हैं अपने चाइल्डहुड का, और बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो काफ़ी सारे एनिमल्स को प्लेजरफुल एक्टिविटीज़ करते हुए देखते थे, जैसे कि काउस, डॉग्स और कॉक्स को। तो वो क्या करते थे, उनके पीछे भागने लग जाते थे उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। तो इस टाइम पर जब अब जो रूसो हैं वो लिखते हैं तो वो हमें बता रहे हैं कि उस टाइम पर उनको बस जो चाइल्डहुड की प्लेजर्स थी उनके बारे में पता था, ना कि जो एडल्ट्स की हैप्पीनेस होती है उसके बारे में। तो इस वजह से ही वो ऐसे सारे एक्ट्स करते थे। अब इसके बाद वो हमें एक और इंसिडेंट बताते हैं जो कि जो मिस लेम्बर्शियर का घर है उधर हुआ था उनके साथ। तो वो बताते हैं कि उनकी जो टेरेस है वहाँ पर एक ट्री था जिसका नाम है वॉलनट ट्री। तो उस ट्री से कुछ 8 से 10 फीट दूर उन्होंने सोचा कि हम भी अपना एक ट्री लगाएंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्री होगा विलो ट्री। तो अब जो रूसो और उनके ब्रदर हैं उन्होंने एक प्लान किया कि हम क्या करेंगे, जो वॉलनट ट्री है उसमें जहाँ से पानी आता है उसके सिस्टम को अपने ट्री से कनेक्ट कर लेंगे, ताकि जब कोई भी वॉलनट ट्री में पानी डालेगा तो हमारे विलो ट्री को भी अपने आप पानी मिल जाएगा। तो अब जब ये लोग ऐसा करते हैं उसके बाद क्या होता है कि जब लेम्बर्शियर वहाँ पर आते हैं पानी डालने के लिए तो वो इसको देख लेते हैं, और उन्हें रूसो और उनके भाई के प्लान के बारे में सब पता चल जाता है कि कैसे इन्होंने अंडरग्राउंड वाटर का बना रखा है कि वहाँ से जो मेरा ट्री है वॉलनट का वहाँ से सीधे इनके विलो ट्री में पानी पहुँच जाए। तो अब इस टाइम पर भी जो रूसो होते हैं और उनके भाई होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बट जो लेम्बर्शियर होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो उनका जो ट्री होता है उसे निकलवा देते हैं, एक्स को मंगवाते हैं, उसे काट देते हैं और उसके बाद वहाँ से पूरा ट्री ही उखाड़ देते हैं। और उसके बाद जीन बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद लेम्बर्शियर जाते हैं और अपनी जो सिस्टर होती है उनके साथ ये सारी इंसिडेंट को शेयर करते हैं, और फिर वो दोनों हंसते हैं। बट इस टाइम पर जीन को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, इसीलिए वो अपना एक और ट्री उगाने की सोचते हैं, बट किसी और स्पॉट पर जाकर। अब इन सब इंसिडेंट्स के बाद हमें बताया जाता है कि जो जीन और उनका भाई होता है वो दोनों को एक लेटर रिसीव होता है उनके अंकल से, और उन्हें कोई लेम्बर्शियर से ऐसा कुछ नहीं होता कनेक्शन फील। तो इस वजह से वो उन्हें बिना किसी रिग्रेट के वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। मतलब कि जब वो सेपरेट होते हैं तो बिल्कुल उन्हें दुख नहीं होता उन्हें छोड़ने का, और फिर वो वापस अपने अंकल के पास चले जाते हैं दोनों। और उसके बाद ये दोनों ही अपने अंकल के पास आ जाते हैं जेनेवा में, और अपने 2 से 3 साल यहीं पर काटते हैं। तो फिर उसके बाद जो रूसो है वो बताते हैं कि जो उनका कज़न ब्रदर है, मतलब उनके अंकल का बेटा, वो अपने फादर का ही प्रोफेशन कंटिन्यू करता है जो कि एक इंजीनियर था। अब इन 2-3 सालों में यहाँ रहते हुए रूसो जो हैं वो ड्राइंग सीखते हैं, और जो उनके फादर होते हैं वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्ट करते हैं।
अब जब रूसो से उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो एक वॉच मेकर बनना चाहते हैं या लॉयर बनना चाहते हैं या मिनिस्टर। तो वो बोलते हैं कि मैं एक मिनिस्टर बनना चाहूँगा। और जो एजुकेशन है उनको वो ज़्यादा पसंद नहीं होती अब इसके बाद जो रूसो हैं वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताते हैं। तो वो बताते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है पाइप्स बनाना, काइट्स बनाना, ड्रम्स, हाउसेस, शिप्स और बोज़, ये सारी चीज़ें बनाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो उनके ओल्ड ग्रैंडफादर हैं उनके जो टूल्स पड़े हैं उनसे भी कुछ ना कुछ बनाते रहना और उनकी एक्टिंग करते रहना, ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और पेपर को वेस्ट करना ड्राइंग में, ये भी पसंद है। कलरिंग करना, वॉशिंग करना। अब ये सारे तो थे उनके लाइक्स, और उन्हें जो पसंद नहीं है वो है कि स्ट्रीट पे जाकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब उसके बाद जीन हमें बताते हैं कि एक इटालियन माउंटेबैंक होते हैं और वो जेनेवा आते हैं, जिनका नाम होता है गैम्बर कॉर्टा। और वो अपनी एक एग्ज़िबिशन लगाते हैं पपेट्स की। तो जीन कहते हैं कि जब वो एग्ज़िबिशन लगी थी तब वो उसे देखने गए थे, बट सिर्फ एक ही बार जा पाए थे। और उसके बाद वो बिज़ी हो गए थे खुद के पपेट्स वगैरह बनाने में, और उन्हीं पपेट से कॉमेडीज़ वगैरह दिखाते थे वो अपनी आंट और अपने अंकल को। अब इसके बाद जीन हमें बताते हैं कि इतना जब टाइम हो जाता है उनको और उनके कज़न ब्रदर को साथ रहते हुए, तो उन दोनों को अलग करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। उनकी जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आगे हमको रूसो जो है वो अपने कज़न और अपने बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हुए बताते हैं कि जो उनका कज़न है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा टॉल है और जो रूसो हैं उनसे शॉर्ट है। पर उसके टॉल होने के बावजूद भी जब किसी से लड़ाई की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, इसीलिए उसका नाम जो है निकनेम वो रखा जाता है बरना ब्रेडाना। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनके फादर को जेल हो जाती है, तो जब वो जेल से छूटते हैं तो उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं एक छोटे से विलेज में। और जब जीन वहाँ अपने फादर से मिलने जाते हैं तो उन्हें एक वहाँ लेडी मिलती है जिसका नाम होता है मैडम दे वॉल्जन। और फिर रूसो हमें बताते हैं कि ये जो लेडी है वो रूसो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है जब भी वो वहाँ पर आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे रूसो सिर्फ 11 इयर्स के होते हैं। और वो जो लेडी है उनकी एक डॉटर भी होती है जो 22 इयर्स की होती है। और जो रूसो है वो उस टाइम पे अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो उस लेडी की डॉटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक हीरो की तरह दिखाते हैं अपने आप को। उसके बाद रूसो अपनी एक मेमोरी शेयर करते हैं हमारे साथ, जहाँ पे वो मिस गॉटन के बारे में बताते हैं जो कि उनकी स्कूल टीचर होती है। फिर आगे वो हमें बताते हैं कि उनसे वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि वो ज़्यादा सुंदर तो नहीं होती बट उनकी बहुत अच्छी फिगर होती है, और वो जो रूसो है उनको भी एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करती है और उनका ख्याल रखती है। बट कुछ टाइम बाद ही वो स्कूल को छोड़ देती हैं। अब उसके बाद वो हमें दूसरी टीचर के बारे में बताते हैं जिनका नाम होता है मिस वल्सन। और फिर जीन कहते हैं कि जो मिस वल्सन थी उनकी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि जो दोनों टीचर्स थी उनको वो दोनों ही अच्छी लगती थी। और जब वो दोनों ही स्कूल में होती थी तो अगर एक नहीं भी आई होती थी तो उनको पता नहीं लगता था, क्योंकि उस टाइम उनके सब्स्टिट्यूट में दूसरी तो होती ही थी। अब आगे वो हमें बताते हैं कि एक बार जो मिस वल्सन होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, तो इस वजह से जो जीन होते हैं मतलब कि रूसो, उनको भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे इल फीलिंग आने लग जाती है। अब आगे वो बताते हैं कि उन्होंने जो उनकी टीचर थी मिस वल्सन उनको हमेशा एक ब्रदर की इंटेंशन से ही लाइक किया था, बट जो उनके अंदर जेलेसी है वो ऐसे आती थी जैसे कि एक लवर की होती है। फिर आगे वो बताते हैं कि जब वो मिस वल्सन से सेपरेट होते हैं तो उस टाइम भी वो एक पेन जो है वो फील करते हैं सेपरेशन की। तो बेसिकली यहाँ वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं
मिस वर्ल्शन के लिए। और उसके बाद वो बताते हैं कि कुछ टाइम बीतने के बाद जो मिस वर्ल्शन है वो यहाँ आती भी है जेनेवा में जीन से मिलने, और 2 दिन तक उनके घर पे रहती है। और जब वो वापस जाती है वहाँ से तो जीन जो है वो रोने लग जाता है। अब इसके कुछ टाइम बीतने के बाद, यानी कि आप लगा सकते हैं 1 हफ्ते बाद ही, जो मिस वर्ल्शन होती है वो काफ़ी सारी स्वीट्स और ग्लव्स जो होते हैं वो जीन के लिए एज अ गिफ्ट उनके घर पे भेजती हैं, और फिर उनको इनविटेशन भी देती हैं और बताती हैं कि उनकी शादी होने वाली है। अब ये सब होने के बाद जब जीन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो मिस्टर मैरिसन के अंडर काम भी करता है एक स्क्रैपर की तरह। और जीन हमें यहाँ पर बताता है कि जब उसे ऑफिस जाना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। अब जो मिस्टर मैरिसन होते हैं दूसरी तरफ, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते जीन के काम से, और वो बस चाहते हैं कि जो रूसो है वो बस फाइल हैंडलिंग का काम करे और इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो रूसो है वो हमें बताते हैं एक और कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम होता है एम डुकोम्बोन, जो कि जीन के मास्टर हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यंग हैं और साथ ही साथ एक वायलेंट कैरेक्टर हैं। अब इसके बाद जीन एक और इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करते हैं जो उनके घर से रिलेटेड है। तो वो बताते हैं कि जब वो अपने फादर के साथ उनके घर रह रहे थे तो एक बार उनके जो किचन है उसमें मीट जो है वो रोस्ट हो रहा था। तो उस रात चांस की बात है कि वो बिना खाना खाए रात का सोने चले गए थे। तो वहाँ पर जो जीन के फादर हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। तो जीन बताते हैं कि ये फ़र्स्ट टाइम था अपनी लाइफ में जब उन्होंने जो खाना है उसको स्टील किया था या फिर चोरी किया था। और आज जब वो इस ऑटोबायोग्राफी में इस इंसिडेंट को लिख रहे हैं तो उन्हें ये सोच के भी मतलब थोड़ी हंसी भी आती है और थोड़ा अजीब भी लगता है। फिर इसके बाद वो हमारे साथ एक और इंसिडेंट शेयर करते हैं जब वो पैंट्री में थे और वहाँ पर उनको कुछ एप्पल्स चाहिए थे। तो उन्होंने अपनी जो ऑफिस की विंडो थी उसके अंदर से ही स्टूल्स रख के और फिर वो एप्पल को कट कर रहे थे। तो इतने में ही क्या होता है, वहाँ पे जीन का जो मास्टर है वो आ जाते हैं और जीन को ऐसा करते हुए देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं। और इसके बाद जीन हमें बताते हैं कि अब इस पनिशमेंट के बदले वो ये नहीं चाहते कि वो किसी और को पनिशमेंट दे ऐसी ही, बट वो चाहते हैं कि जिन्होंने उनको पनिशमेंट दी है उनसे रिवेंज लें, क्योंकि उस टाइम पर उनके जो मास्टर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्हें मारा था उनकी इस गलती पर। अब जीन बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके पास उस टाइम पर ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे और उन्हें चोरी करना भी ज़्यादा पसंद नहीं था। फिर उसके बाद जीन हमें बताते हैं कि जो उनके मास्टर हैं उनका एक क्लॉसेट था जिसके अंदर बहुत सारी ज्वेलरीज़ और बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड्स पड़े रहते थे और मेडल्स भी और बहुत सारा पैसा भी। बट जीन को कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि वो उनमें से कुछ चोरी कर ले, क्योंकि वो यही मानते थे कि सिर्फ एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद जीन हमें बताता है कि जब उनके पास थोड़ी सी सैलरी आती थी तो वो शॉपिंग पे जाते थे, स्पेंड करते थे उस पैसे को, और वो पैसे को ही मानते हैं एक इंस्ट्रूमेंट लिबर्टी की तरफ का, मतलब आज़ादी की तरफ का, फ्रीडम की तरफ का। और वो कहते हैं कि अगर किसी के पास पैसा ना हो तो वो एक स्लेव के जैसा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब भी उनको पैसा मिलता था तो वो चीज़ों को पोजेस कर लेते थे, ख़रीद लेते थे, रख लेते थे अपने पास, और उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते थे साथ साथ। लेकिन वो एक चीज़ बोलते हैं कि उनको वाइन्स भी पसंद थी, बट जब उनके पास पैसा होता था वो उसे अपने वाइन मर्चेंट से ले नहीं सकते थे अपनी रिस्पेक्ट की वजह से। फिर उसके बाद वो कुछ अपनी वीकनेसेस के बारे में हमें बताते हैं कि उनको पब्लिक स्पीकिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। वो किसी भी स्ट्रेंजर से किसी भी स्ट्रेंज टॉपिक पे या ऑर्डिनरी टॉपिक पे बात नहीं कर सकते थे, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते थे, बट जो उनका अपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते थे उस पर वो बोल पाते थे। फिर आगे वो हमें एक और इंसिडेंट बताते हैं जो थोड़ा मनी से ही रिलेटेड है उनके, क्योंकि अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा था। तो वो बताते हैं एक
आदमी था जिसका नाम है एम दे फ्रांसुएल, जिनसे वो पेरिस में मिले थे। तो उन्होंने एक बार उनको कन्विंस किया था रूसो को कि तुम मेरे साथ ओपेरा देखने चलोगे। तो उस टाइम रूसो ने हाँ कर दी थी। बट क्या हुआ था कि जब जो एम दे फ्रैंकवेल है उन्होंने टिकट्स ली तो दो ली थी, एक अपने लिए और एक रूसो के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि टिकट्स को लेकर जो रूसो की थी उनको उनकी दे दी और अपनी लेकर ओपेरा के अंदर शो देखने के लिए चले गए। तो रूसो बताते हैं कि उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो उस टाइम पे उनको फ्रैंकवेल दिख नहीं रहे थे। तो इसी वजह से वो वहाँ से जो अपनी टिकट होते हैं उसे वापस करके उसके जितने पैसे बनते हैं उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जीन कहते हैं कि इस चीज़ को जो मैंने किया, मैं उसको ये नहीं मानता कि मैंने चोरी की, क्योंकि वो मेरा ही पैसा था तो मुझे ही वापस मिल गया। उसके बाद रूसो को रियलाइज़ होता है कि जो पैसा है वो कितना ज़रूरी है लाइफ में। और इसके बाद वो हमें बताते हैं उनकी जो लेटर लाइफ है उसमें जो रूसो है वो अपना मैक्सिमम टाइम अब जो है वो रीडिंग में स्पेंड करते हैं, बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो जो रीडिंग है वो उनकी नई हॉबी बन चुकी है। अब वो बताते हैं कि जब भी वो बाहर जाते हैं और अकेले होते हैं तो वो अपनी पॉकेट में से बुक को निकाल लेते हैं और अकेले ही बैठ के उसे पढ़ने लग जाते हैं। इसके बाद वो हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनका नाम है ला त्रिबू। तो वो बताते हैं कि ये वही लेडी है जो उनको हेल्प करती है कि जब भी उनके पास पैसे आते हैं तो उनको बुक्स बोरो करने में या उनको बुक्स ख़रीद के देती है और साथ ही साथ उनको कन्विंस करती है रीडिंग करने के लिए और ज़्यादा। अब क्योंकि जो रूसो है उनकी एज थोड़ी बढ़ चुकी है और तो वो बताते हैं कि अब जो उनके एज के जितने भी लोग हैं या लड़के हैं वो ज़्यादातर सेक्सुअल प्लेजर्स में रहते हैं। और इसके बारे में आके बार बार जीन को भी बताते हैं, उनको भी कन्विंस करते हैं इस चीज़ के लिए। तो रूसो कहते हैं कि वो अपना मैक्सिमम टाइम रीडिंग में गुजारते थे और अपने फ्रेंड से सारी बात सुनते थे, तो उन्हें काफ़ी अकेला फील होता था, इसलिए वो अकेले में बहुत ज़्यादा रोते भी थे। तो इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि वो हर संडे बाहर जाएंगे इन लोगों के साथ, अपने कंपेनियंस के साथ, और मज़े करेंगे। तो अब जैसे ही ये बात उनके कज़न को पता लगती है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जो उनके कज़न होते हैं, उनकी जो मदर होती है, वो उन्हें मना कर देती है रूसो से मिलने के लिए। तो जब जो उनके कज़न होते हैं, जब रूसो की उनसे लास्ट मीट होती है तो वो उनको एक स्वॉर्ड भी देते हैं एज अ गिफ्ट। अब रूसो बताते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वो कभी भी अपने कज़न से नहीं मिले और सबसे ज़्यादा उनको रिग्रेट फील होता है उनके सेपरेशन की वजह से, या आप कह सकते हैं उनके इस लॉस की वजह से जो उनको झेलना पड़ा। अब उसके बाद वो इस बुक को एंड करते हुए कहते हैं कि मुझे एक अच्छा क्रिश्चियन बनना चाहिए था, एक अच्छा सिटीज़न बनना चाहिए था, एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहिए था, एक अच्छा मैन बनना चाहिए था। पर क्या हुआ अगर मैं अपने पास्ट में ये सब नहीं कर पाया। और वो ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि उनके रीडर्स भी जो उनकी गलतियाँ थी या जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उनकी जो भी मिजरीज़ हैं, उनको दोबारा से सोचें, क्योंकि ये सारा कुछ एक मेलंकोहॉली सब्जेक्ट है। और यहीं पे वो अपनी फ़र्स्ट बुक को एंड कर देते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस किस किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय।